बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं विजय कुमार, प्रवक्ता कॉमर्स, आज आपसे कक्षा 12 में कॉमर्स विषय में जो आपके टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उस पर हम चर्चा करेंगे। उनमें प्रमुख रूप से साझेदारी में प्रारंभिक और बच्चों, साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि शासन की ओर से 30% सिलेबस जो आपका कम किया गया है, उसमें साझेदारी विघटन, अंशों, ऋण पत्रों का शोधन, रेशियो एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट को शामिल किया गया है। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे साझेदारी पर, और वो भी प्रारंभिक। साझेदारी को जानने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम ये पहले जान लें कि साझेदारी का उदय, जन्म कैसे हुआ। बच्चों, आपने पूर्व में पढ़ा होगा एकाकी व्यवसाय, जो कि व्यापार का प्राचीनतम रूप है। इसमें एकल व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यापारी व्यापार में अपनी पूंजी को निवेश करके समस्त लाभों एवं जोखिमों का उत्तरदायी होता था। किंतु वर्तमान का युग विकासात्मक है। इस युग में प्रत्येक व्यवसाय, व्यापार उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। एकाकी व्यवसाय में सीमित संसाधनों का प्रयोग होता था, जैसे कम मात्रा में पूंजी, सीमित प्रबंधकीय क्षमता का उपयोग, किसी विशेष प्रकार की योग्यता एवं दक्षता की आवश्यकता नहीं होती थी। किंतु आज हर व्यापारी चाहता है कि उसके व्यापार में अधिक लाभ हो। इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता महसूस हुई, उनमें से प्रमुख रूप से पूंजी की मात्रा, बच्चों, संसार में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास धन है, वो धनवान है, किंतु उनके पास योग्यता नहीं है। तो दूसरी आवश्यकता हुई हमारी योग्यता की। कार्यकुशलता तीसरी योग्यता में आती है। व्यवहारिकता, इन सभी के संयुक्त मिश्रण से, या संक्षेप में हम यूं कह लें कि अधिक पूंजी, अधिक लाभ, अधिक जोखिम, विशेष प्रकार की योग्यता एवं दक्षता, इनके मिश्रण से ही साझेदारी का जन्म हुआ है। बच्चों, यहाँ पर हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे। आप हमें बताएं कि क्या कोई व्यक्ति इस संसार में पूर्ण रूप से साधन संपन्न है? तो निश्चित रूप से आपका उत्तर आएगा नहीं, जो कि बिल्कुल ठीक है। किसी भी व्यापार की व्यापारिक सफलता के लिए इन विभिन्न गुणों वाले व्यक्तियों का एक जगह सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है। और जहाँ पर ये सभी लोग सम्मिलित होते हैं, या जिस बिंदु पर सम्मिलित होते हैं, उसी बिंदु को साझेदारी कहा जाता है। अब हम आगे साझेदारी का अर्थ एवं उसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे आपसे।
साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जिसमें वो किसी अनुबंध के तहत वैध व्यापार के लाभ को बांटने के लिए परस्पर सहमत होते हैं। ये व्यक्तियों का ऐच्छिक समूह है। परिभाषा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी कारोबार के किसी कारोबार के लाभ को परस्पर बांटने के लिए सहमत हुए हों तथा व्यवसाय का संचालन उन सभी की ओर से अथवा उनके द्वारा किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता हो। यह परिभाषा भारतीय कंपनी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत वर्णित है। साझेदारी का जन्म, साझेदारी क्या है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना कि साझेदार क्या होता है, साझेदार किसको कहते हैं। साझेदारी तो हमने जान ली। बच्चों, वे लोग जो किसी समझौते के अंतर्गत साझेदारी में परस्पर सम्मिलित हुए हैं, ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से साझेदार तथा सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है। और जिस नाम से व्यवसाय का कारोबार किया जाता है बच्चों, उसे साझेदारी फर्म का नाम कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपसे साझेदारी के विशेषताएं क्या कौन कौन सी हैं। इन विशेषताओं को हम इन्हीं परिभाषा से ही उद्धृत करेंगे। जैसे साझेदारी की परिभाषा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तो विशेषता में भी साझेदारी की विशेषता प्रथम बिंदु पे हम लेंगे
सदस्य संख्या को 2 या 2 से अधिक सदस्य। साझेदारी विशेषता का ये प्रथम बिंदु है कि साझेदारी के लिए न्यूनतम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। अधिकतम सदस्यों के विषय में कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं है, किंतु 1932 के अकॉर्डिंग साधारण साझेदारी में अधिकतम 20 और बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 सदस्यों की सीमा निर्धारित की गई थी, किंतु भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम के अधीन यह वर्णित किया गया कि साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 100 होनी चाहिए। ठीक उसके 1 वर्ष बाद सन 1914 में भारतीय कंपनी विविध नियम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख किया गया कि साझेदारी संस्था में अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती है। अतः बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि एक साझेदारी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 तक होती है। नंबर 2, पूंजी का विनियोजन। प्यारे बच्चों, साझेदारी तब तक विधिक रूप से मान्य नहीं होती है जब तक साझेदारों के मध्य कोई अनुबंध ना हुआ हो। यह अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत आता है। अनुबंध साझेदारों के मध्य लिखित अथवा मौखिक रूप से होता है, किंतु भविष्य में विभिन्न प्रकार के वादों के निस्तारण हेतु लिखित समझौते को ही महत्ता प्रदान की जाती है। बच्चों, अनुबंध 3 तरह के होते हैं: लिखित, मौखिक और गर्भित। वह अनुबंध, वह समझौता, वह ठहराव जो साझेदारी में सम्मिलित होते समय सदस्यों के मध्य विभिन्न शर्तों के रूप में, जैसे कौन सदस्य कितनी पूंजी देगा, ख्याति कैसी होगी, मूल्यांकन किस प्रकार होगा, लाभ का बंटवारा साझेदारों के मध्य कैसा होगा, किस अनुपात में होगा, अनुपात कैसा होगा, इत्यादि बातें। इन सब के लिए पूर्व निर्धारित अनुबंध के अधीन सारी तथ्यों को लिख करके साझेदारों के द्वारा सहमत प्रदान किए जाने पर वह समझौता लिखित हो जाता है। अगर यही बातें साझेदारी से संबंधित साझेदारों के मध्य बातों ही बातों में तय हो जाएं, तो यह मौखिक समझौता कहलाता है। गर्भित, व्यूरिटिकल डीड। इस तरह के समझौते से बच्चों हम सब लोग रूबरू होते हैं। गर्भित, अनिश्चित, जो पता ना हो लेकिन हो जाए। जैसे हम सभी लोग रेल से यात्रा करते हैं, तो बच्चों रेल या इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट की मिल्कियत है। हम जब कहीं की यात्रा करते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं? सबसे पहले टिकट खरीदते हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए। तो इसका मतलब कि यह समझौते का प्रपत्र है कि हम अमुक स्थान से अमुक स्थान तक इस निश्चित ट्रेन से इस निश्चित समय में यात्रा करेंगे। हम यात्रा करते हैं कि नहीं, ट्रेन आती है कि नहीं, कोई क्लेम नहीं बनता है। तो ये गर्भित है, अनिश्चित है, होगा भी कि नहीं होगा। नंबर 3, व्यापार का होना।
साझेदारों के मध्य साझेदारी में सम्मिलित होने का उद्देश्य किसी ऐसे कारोबार में सम्मिलित होना जिसके लाभों को बांटने के लिए समस्त साझेदार परस्पर सहमत हो। तो बच्चों, व्यापार के माध्यम से ही सारे सदस्य, सारे साझेदार एक जगह एकत्र होते हैं। यह साझेदारी की विशेषता है। व्यापार वैध होना चाहिए, कानूनी रूप से मान्य हो। धर्मार्थ कार्य के लिए लोगों का एकत्र होना, सदस्य बनना, साझी बन जाना साझेदारी नहीं कहलाता। व्यापार वैध अथवा अवैध हो सकता है, किंतु साझेदारी में वैध व्यापार को ही मान्यता है। अवैध व्यापार के लिए किया गया साझा नहीं कहलाता है। जैसे अवैध व्यापार के अंतर्गत वे व्यापार सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें कानूनी रूप से अमान्य किया जाता है। अगला नंबर 4, लाभोपार्जन एवं बंटवारा। साझेदारों के मध्य साझेदारी व्यवसाय में होने वाले लाभ का बंटवारा साझेदारों में किया जाना। बंटवारा किस अनुपात में कैसे किया जाना है, यह अनुपात प्रतिशत में होगा, भिन्न में होगा, समान होगा, इन बातों का उल्लेख किया जाता है। नंबर 5, पूंजी का लगाना अनिवार्य नहीं। बच्चों, साझेदारी के जन्म के विषय में बात करते समय हमने आपको बताया था कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। एकल व्यापार की समस्याओं को दूर करने के लिए ही साझेदारी का जन्म हुआ है। पूर्व वर्णित साझेदारी में विशेष प्रकार के व्यक्तियों का एक समूह होता है। कोई धन लगाता है, कोई विशेषज्ञता वाला होता है, कोई विशेष योग्यता वाला होता है। इस तरह से अलग अलग योग्यता वाले व्यक्ति व्यापारिक सफलता हेतु एक मंच पर एकत्र होते हैं और वो साझेदार कहलाते हैं। आवश्यक नहीं कि कोई भी साझेदार जब पूंजी देगा तो ही वो साझी कहलाएगा। हो सकता है धन की अपेक्षा व्यवसाय में हमें उसके अनुभवों की अधिक आवश्यकता हो, जिसके माध्यम से हम अपने व्यापार को आगे ले जा सकें। अतः ये कहा जा सकता है कि साझेदार के द्वारा पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट नंबर, संख्या। सदस्य। साझेदारी में साझेदारों की सदस्यों की संख्या में हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं कि साझेदारी में न्यूनतम 2, अधिकतम 50 सदस्य तक हो सकते हैं। हित हस्तांतरण अगला नंबर। साझेदारी में कोई भी साझेदार अपने हितों का हस्तांतरण शेष साझेदारों की सहमति के बिना
नहीं कर सकता है। अब हम बात करेंगे साझेदारी अनुबंध की। साझेदारी अनुबंध साझेदारी अनुबंध 1872 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत साझेदारी में सम्मिलित होने के लिए अनुबंध में कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं। वो इस प्रकार है। नंबर 1, नाम। किसका? फर्म का। फर्म साझेदार समझौता करते समय साझेदारों के नाम, पते, फर्म का नाम अनुबंध के तहत लिखित रूप से तय कर लिए जाते हैं। नंबर 2, व्यवसाय। व्यवसाय की प्रकृति क्या होगी? व्यवसाय स्थापित कहाँ होगा? व्यवसाय का संचालन किस तरह से किया जाएगा? सभी साझेदार करेंगे या सभी साझेदारों की ओर से किसी व्यक्ति को संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाएगा? नंबर 3, तिथि एवं अवधि। साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि क्या है एवं उसकी अवधि क्या है, इसका उल्लेख इसमें किया जाता है। नंबर 4, पूंजी। साझेदारी व्यवसाय में फर्म की पूंजी क्या होगी, साझेदारों की पूंजी कितनी होगी, पूंजी खाते किस प्रकार रखे जाएंगे, इत्यादि बातों का उल्लेख होता है। पूंजी खातों को सामान्य रूप से 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। जब पूंजी स्थायी या स्थिर हो। नंबर 2 पे, जब पूंजी चल या परिवर्तनशील हो। पूंजी खाता अगर स्थायी या स्थिर है तो पूंजी खाते में साझेदार के द्वारा साझा प्रारंभ करते समय जो पूंजी लगाई जाती है प्रत्येक वर्ष वही शेष के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इसके अतिरिक्त समस्त लेखे व्यवहार चालू खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। किंतु जब पूंजी खाता परिवर्तनशील या चल होता है तो सभी तरह के लेखे पूंजी के साथ में पूंजी खाते में ही समायोजित कर दिए जाते हैं। नंबर 5, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। एक फर्म में संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता किसी नए साझेदार के प्रवेश पर अथवा
किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर प्रतीत होती है। इसके अंतर्गत जब व्यवसाय को प्रारंभ किया जाता है, उस समय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रवेश अथवा अवकाश ग्रहण के समय पर उनके मूल्य में परिवर्तनों का लेखा किया जाता है। लाभ वितरण। व्यवसाय में होने वाले लाभ अथवा पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त होने वाले लाभ का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा, उनकी दर किस तरह से निश्चित की जाएगी, यह बात साझेदारी अनुबंध में उल्लिखित रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदु भी हैं। साझेदार के दिवालिया होने पर अगर कोई साझेदार दिवालिया होता है तो उसके पूंजी खाते की हानि को शेष साझेदारों में किस प्रकार बांटा जाएगा, इस बात का उल्लेख भी अनुबंध के तहत कर लिया जाता है। गार्नर बनाम मर्रे का नियम। किसी भी साझेदार के अथवा कई साझेदारों के दिवालिया होने पर गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू होगा अथवा नहीं लागू होगा, यह अनुबंध तय करते समय, साझेदारी में शामिल होते समय तय कर दिया जाता है। मध्यस्थ वाक्य का होना। अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत साझेदारों का साझेदारी में सम्मिलित होते समय मध्यस्थ वाक्य का होना अनिवार्य है। बच्चों, ये तो बातें थी अनुबंध की, किंतु कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत नहीं आती हैं। इनको भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 7 से लेकर के 12 तक में वर्णित किया गया है। इनमें उन बिंदुओं को उल्लिखित किया गया है जिनको भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया, अथवा हम ये कह सकते हैं कि अनुबंध के अभाव में जो प्रावधान लागू होते हैं उनका वर्णन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 7 से 12 में वर्णन किया गया है। उनमें प्रमुख रूप से नंबर 1 पर लाभ का समान वितरण, नंबर 2 पर अतिरिक्त पूंजी अथवा ऋण प्रदान करने पर %6 ब्याज पाने का अधिकार। इसके अलावा बच्चों आगे अगर कोई भी साझेदार फर्म के प्रति
किसी भी तरह का कोई कार्य करता है तो इसके लिए उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक अथवा वेतन नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी साझेदार प्रतिस्पर्धी व्यवसाय को करता है तो उसे ऐसे व्यवसाय में प्राप्त होने वाले लाभ का लेखा जोखा साझेदारों को देना होगा। धन्यवाद।